Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So I hope your preparation is going well. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इग्नू ने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट रिलीज कर दी है. सो इग्नू अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 24 फेब 2022 को कंडक्ट करवाएगा. सो इस एग्जाम को अभी से बस एक ही मंथ रिमेनिंग है. सो अभी भी अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आप आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. चलते हैं हमारे सेशन की तरफ. जैसे कि आज के इस सेशन में मैंने इग्नू के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसी को मॉडिफाई कर कर आपको इग्नू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. सो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और अगर आपने अभी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की और अभी भी आपने इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी भी कर सकते हो और इस 1 मंथ में भी आप इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो हमारा इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स फॉलो कर कर. तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो तो आप 100% आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे इसी कंटेंट से आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी. हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा. सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे. और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे. और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो. अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499. एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. The quickest method to collect primary data is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का फास्टेस्ट क्विकेस्ट मेथड कौन सा होगा इन सारे ऑप्शंस में से. अब प्राइमरी डेटा क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं. जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. और सेकेंडरी डेटा क्या होता है जो रिसर्चर किसी और पब्लिकेशन से जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है अगर वो डेटा से रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी. और प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट कर रहे हैं. तो खुद जनरेट करने में रिसर्चर को कौन सा ऐसा मेथड होगा जो फास्टेस्ट वे से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर जनरेट करेंगे. सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है जिसमें रिसर्चर कोई पर्सनालिटीज होंगे कोई एक्सपर्ट्स होंगे उनसे पर्सनल इंटरव्यू लेंगे. सो पर्सनल इंटरव्यू के लिए पहले तो रिसर्चर इनविटेशन भेजेंगे फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा जो रिस्पॉन्डेंट्स है जो आपको रिस्पॉन्स करने वाला है. सो वो इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा. इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद रिसर्चर उनका रिस्पॉन्स लेंगे फिर उसको डेटा कलेक्ट करेंगे देन उस डेटा को एनालाइज करेंगे ऑब्जर्व करेंगे. तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है पर्सनल इंटरव्यू में. तो ये आपका फास्टेस्ट मेथड नहीं होगा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. देन ऑप्शन बी मेल्ड क्वेश्चनर्स.
मेल क्वेश्चन क्या होता है जिसमें रिसर्चर एक मेल भेजेंगे रिस्पोंडेंट्स को। सो रिसर्चर को मेल क्वेश्चनर में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन फिल देना होता है कि आपको ऐसा डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ से ऐसा करना है। सो इसमें रिसर्चर को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेल के थ्रू अगर कोई और पर्सन को आप कोई क्वेश्चनर दे रहे हो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें, सो उनको डिटेल में बताना पड़ता है। सो मेल क्वेश्चनर में भी रिसर्चर डेटा जब कलेक्ट करेंगे, जब वो रिस्पोंडेंट को देंगे, रिस्पोंडेंट इसको फिल करेगा, फिर से रिसर्चर को रिसेंड करेंगे। सो उसमें जो टाइम है वो ज्यादा लग जाएगा, ये भी फास्टेस्ट मेथड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन हम ऑप्शन डी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें रिसर्चर खुद किसी एरिया में, खुद किसी फिनोमिना में, किसी इन्वायरमेंट में जाके उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सो रिसर्चर खुद जाएंगे, मान लीजिए रिसर्चर को किसी कल्चर के बारे में स्टडी करना है, जैसे वेस्टर्न कल्चर। सो रिसर्चर को उस कल्चर में जाना पड़ेगा, वहां पर जाना है, फिर उन लोगों को ऑब्जर्व करना है। सो वहां पर रिसर्चर जाएंगे, ट्रैवलिंग में टाइम हो जाएगा। सो उस डेटा को पहले तो रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन में भी रिसर्चर का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, मतलब फास्टेस्ट मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का ये। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू जैसे रिसर्चर कहाँ पर भी है, तो रिसर्चर ने क्या करा, किसी को कॉल कर लिया। टेलीफोन इंटरव्यू एकदम फास्टेस्ट मेथड होगा, बस कॉल करना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रिसर्चर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीफोन इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जिससे रिसर्चर फास्टेस्ट वे से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, In tabulation sources of data is shown in the, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टेबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो टेबुलेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेबुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में उसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट, तो फुटनोट में आप जो सोर्सेस ऑफ डेटा मेंशन करते हो, वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेस। फुटनोट्स में जो भी सोर्सेस ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा, वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी, बॉडी क्या होता है, आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब, स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन, कैप्शन क्या होते हैं, आपका जो भी टाइटल होगा, टेबल के ऊपर जो भी टाइटल लिखते हो, वो आपको हो जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में, आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसा स्प्रेड आउट है। आपका डेटा, मान लीजिए ये मीन है, मीन से कितना फैला हुआ है, कितना दूर है आपका डेटा, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है। अब ये कॉमनली कौन सा आपको मेजर बताता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल जैसे नेम में मीनिंग है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। क्वार्टाइल डिविएशन वो अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे Q1, Q2 एंड Q3। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। तो अपने डेटा को क्वार्टाइल डिवीजन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और ये बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। लेकिन हम कॉमनली ये मेजर नहीं यूज करते, ये टूल नहीं यूज करते। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है और कितना स्प्रेड आउट है, कितना डिविएशन आपका मीन से, कितना ज्यादा आपका डेटा फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली हम हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है मीन से, ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। देन रेंज, रेंज क्या होता है कि हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको रेंज बताता है।
बट मोस्ट कॉमनली हम मेजर ऑफ कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट रेंज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्प्रेड आउट है मीन से। लेकिन आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है, याद रखिएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। आपको याद रखने का है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट, when high values of one variable are associated with high values of the other variable and low values of one variable are associated with low values of another variable, they are said to be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है। जैसे आप एक वेरिएबल है, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन दूसरा वेरिएबल भी ऐसा है कि उसकी अगर वो बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल की भी वैल्यू हाई हो रही है। मतलब इस केस का फर्स्ट पार्ट, आपके जो सेंटेंस है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल जो आपका है एंड सेकेंड वेरिएबल, दो वेरिएबल आपको गिवन है। यहाँ पर बोल रहा है अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हाई है तो सेकेंड वेरिएबल से कैसे एसोसिएटेड है कि फर्स्ट वैल्यू को बढ़ाने से आपका सेकेंड वेरिएबल भी आपका बढ़ रहा है। फर्स्ट वेरिएबल की कुछ अगर वैल्यूज है, आप उसको बढ़ा रही है तो सेकेंड वेरिएबल भी आपका बढ़ रहा है। देन उसी तरीके से नेक्स्ट केस आपको गिवन है, अदर वेरिएबल, लो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद लो वैल्यूज ऑफ अनदर। मतलब सेकेंड, आपको ये फर्स्ट केस था आपका, सेकेंड केस आपको बता रहा है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यूज अगर आप लो कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो उससे जो एसोसिएटेड है, उससे जो अनदर वेरिएबल है, उसकी भी वैल्यू, सेकेंड वेरिएबल भी क्या हो रहा है इस केस में, लो हो रहा है। अगर मैं कुछ वैल्यूज ले रही हूँ, कुछ वेरिएबल से उसको मैं उसका कुछ इफेक्ट कम कर रही हूँ, तो सेकेंड पे उसका जो सेकेंड वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है कि वो भी कम हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट को अगर कुछ बढ़ा रही हूँ तो सेकेंड वेरिएबल भी मेरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो इनका जो बीच का को रिलेशन है, ये किस तरीके से को रिलेटेड है, वेरिएबल पॉजिटिवली को रिलेटेड है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट केस में दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेकेंड केस में भी दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे, ये जो वेरिएबल्स है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। नेक्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस केस में ज्यादा इफेक्टिव होगा, किस केस में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पॉपुलेशन इज पार्टीशन्ड इनटू सेवरल सेक्शंस। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है हम उसको एक ग्रुप्स में पार्ट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उसके पार्ट्स कर रहे हैं। सो ये हम किस केस में करते हैं, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, ज्यादातर आपकी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, नॉट इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखते हैं, द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होगी उस केस में आप क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। आपको याद रखना है क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होगी तब आप क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करेंगे, ना कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। आपकी जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है उस केस में भी आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हो, नॉट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आपको ऑप्शन में आता है कि आप आपकी पॉपुलेशन को सिविरल सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करते हो, पार्टीशंस करते हो, और आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनस होगी, उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, डी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कब यूज कर सकते हो? जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगी तभी आप इफेक्टिवली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करोगे। आपकी जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है तभी आप रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करोगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द पॉपुलेशन इज homogeneous. Next, in a survey of 100 companies, some companies are reported amount of profits and other reported amount of losses. In this case, which of the following measure of central tendency cannot be considered? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि 100 कंपनी का सर्वे करवाया गया जिसमें कुछ कंपनी का प्रॉफिट मेजर किया करना है और कुछ कंपनी का कितना लॉस हुआ है ये मेजर करना है। तो ये मेजर करने के लिए हम कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे या फिर हम यूज नहीं कर सकते, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 100 कंपनीज, टोटल 100 कंपनीज है। 100 में से आप ये देख रहे हो कितने कितने को प्रॉफिट हुआ है, कितनी कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है, कितने को प्रॉफिट्स हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है। अब मैं यहाँ पर देखने के लिए पहले तो मीन का यूज करूंगी। कितने एवरेज, कितने कंपनी ऐसे हैं ज्यादातर जिनका प्रॉफिट हुआ है? मान लीजिए मैक्सिमम 40 कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है, 60 को लॉस हुआ है। तो ये देखने के लिए मुझे तो एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो एरिथमेटिक मीन तो ज्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देन ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन याद रखिएगा आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं बताता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है आपका, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। मतलब अरिथमेटिक मीन के नेगेटिव भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव भी। लेकिन जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है ये मीन आपकी नेगेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करता है। लॉस आपका तो नेगेटिव ही आएगा, लॉस हो रहा है मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो। सो नेगेटिव वैल्यूज को ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन। यस, मीडियन क्या होता है? मीडियन आपके जो डेटा होता है उसकी मिडिल वैल्यू को बताता है। अब जैसे मैंने जो मुझे डेटा मिल रहा है, इतने लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इतने लोगों को लॉस हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना लूंगी, इसको कुछ ग्राफ में कन्वर्ट कर लूंगी और मैं देखूंगी कि मिडिल वैल्यू क्या आ रही है। मिडिल जो जिनको ज्यादातर प्रॉफिट भी नहीं हो गया, लॉस भी नहीं हो गया, मीडियम है उनका जो कंपनीज है, जो जिनको लॉस भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है। सो ये उनकी मीडियन वैल्यू में कैलकुलेट करूंगी। तो मतलब मीडियन बेसिकली क्या होता है कि डेटा की मिडिल वैल्यू को कहते हैं। सो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। देन ऑप्शन डी मोड। मोड क्या होता है? मोड का बेसिकली मतलब होता है आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज आ रही है। अब इस केस में मैं क्या कैलकुलेट करूंगी कि ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार प्रॉफिट हुआ है, ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार लॉस हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मोड का मुझे यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर मोड का भी यूज करूंगी। सो इस केस में आप कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करोगे? अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन हम कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज नहीं कर सकते? ज्योमेट्रिक मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अ हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है, बिकॉज हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव जनरलाइजेशन, मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसे रिसर्च अपनी गेसेस और अजम्पशंस की बेसिस पर अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनकी वैलिडिटी हम टेस्ट करते हैं। पहले हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट रिसर्च अपने रिसर्च में देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है या फिर नहीं। स्टेटमेंट देने के बाद उसके रिजल्ट चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि उसके रिजल्ट वैलिड है या फिर नहीं, वो स्टेटमेंट वैलिड है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है। Then option B, a trial as administration of questionnaire can be carried out during pilot study. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, पायलट स्टडी क्या होता है? जो स्मॉल स्केल पर करी जाती है। हम फिजिबिलिटी देखते हैं हमारे स्टडी की, कि जो भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं या फिर जो भी स्टडी होती है
उसको ट्रायल करते हैं, उसको देखते हैं कि उससे सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है, क्या वो स्टडी सक्सेसफुल हो रही है, क्या फिर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। तो हो रहा है तो फिर हम उसको लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। सो पायलट स्टडी एक ट्रायल ही होता है, जिसे हम अपने जो प्रोग्राम है इसको लार्ज स्केल पर परफॉर्म करने से पहले एक स्मॉल स्केल पर परफॉर्म कर कर देखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिसर्च डिजाइन इज प्लान दैट स्पेसिफाइज हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो यस, रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसमें हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, प्लान। तो रिसर्च डिजाइन जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, हम इसमें सारी प्लान कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से रिसर्च, कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हमारे डेटा को हम एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज हम पायलट स्टडी कब कर सकते, कब कंडक्ट करवा सकते हैं, जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हम जिस चीज पर स्टडी करने वाले, जिस चीज पर रिसर्च करने वाले, उसके ऑब्जेक्टिव्स जब हमको पता चल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जब हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम पायलट स्टडी कंडक्ट करवा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, quartiles are the values dividing a given set of observation into। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल्स में आपके पास जो भी डेटा होता है, जो भी वैल्यूज होते हैं क्वार्टाइल डिविएशन में, आप उसको कितने पार्ट्स में, आपका जो भी डेटा होता है उसको कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो। तो याद रखिएगा क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स जैसे नेम में मीनिंग है, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है 4। मतलब हम क्वार्टाइल डिविएशन को, हमारे जो भी वैल्यूज होंगे उसको हम, जो भी डेटा होंगे उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, ये आपका डेटा है, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो आपने फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है। सो क्वार्टाइल डिविएशन को याद रखिए, क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट करने का मैं आपको फॉर्मूला भी बता रही हूँ। एग्जाम में क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। सो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। सो Q3 की आपकी जो भी वैल्यूज गिवन होती है उसमें से आप Q1 को माइनस कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप आपका क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करते हो और देखते हो कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। सो क्वार्टाइल डिविएशन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन पब्लिश्ड सोर्सेज ओनली। ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि सेकेंडरी डेटा ऑलवेज पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है, आपका सेकेंडरी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और दूसरे सोर्सेज में भी अवेलेबल था, जरूरी नहीं है कि पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा इज मोर कॉस्टलियर देन सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा आपका हर बार जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा से कॉस्टली हो, समटाइम्स सेकेंडरी डेटा भी कॉस्टलियर होता है, समटाइम प्राइमरी डेटा चीप होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी डेटा हर बार कॉस्टली हो देन सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, जजमेंट सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नो, आपका जो जजमेंट सैम्पलिंग होता है ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग में आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट के बेसिस पर से, आपको लग सकता है कि मुझे उस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप उस तरीके से आपके जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ना कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन डी, अ कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। यस, आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आप अगर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनसे आप सर्वे करवा रहे हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन डेटा गैदर कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है सबसे, तो उसे हम कहते हैं सेंसस। सेंसस इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस करा जाता है।
सो कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन उसे हम कहते हैं सेंसस। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से फैला हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या हो सकता है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बताता है कि आपका जो डेटा है कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। सो स्टैंडर्ड डिवीजन ये भी बताता है आपको। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर ऑफ हाउ नंबर्स वेरी फ्रॉम द मीन। यस, बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन हम इसी को तो कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, आपके बताता है कि आपके जो वैल्यूज है, आपका जो डेटा है मीन से कितना वेरी कर रहा है, कितना मीन से फैला हुआ है, कितना दूर है। तो यहाँ पर आपका तीनों भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।